नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो क्या राहुल गांधी अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? ये सवाल वैसे तो दोस्तों देश में कई बार किया जा चुका है, लेकिन इस बार ब्रिटेन में राहुल गांधी से ही ये सवाल पूछ लिया गया। अब सवाल क्यों पूछा गया, यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये सवाल क्यों पूछा गया, ये तो पूछने वाला ही बता सकता है। लेकिन इस सवाल को देखकर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के प्रभाव का दायरा व्यापक होता जा रहा है। राहुल गांधी कल भारत लौट आएंगे और इस समय ब्रिटेन में अलग अलग जगहों पर उनके भाषण हो रहे हैं, लोगों से चर्चाएं हो रही हैं। और जब ये कार्यक्रम हम करेंगे उसी दरमियान राहुल गांधी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी संबोधित करेंगे। अगर वहाँ से कुछ लाइव मिल पाया तो आप तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दरमियान, इस दौरान। अगर नहीं तो फिर बाद में वीडियो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो ये सब बातें, ये सब चीज़ें जो हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी हम राहुल गांधी के भाषण जो है वो देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी का कद हिंदुस्तान में कितना बढ़ता गया और धीरे धीरे बाहर भी। राहुल गांधी के भाषणों पर बीजेपी इस कदर परेशान हो रही है कि उन पर रोज नए हमले भारत से किए जा रहे हैं। एक विपक्षी सांसद, जी हां, राहुल गांधी एक सिर्फ और सिर्फ एक विपक्षी सांसद हैं, तो एक विपक्षी सांसद के लिए बीजेपी की ये बेचैनी बता रही है कि राहुल गांधी के बढ़ते रसूख का एहसास बीजेपी को हो गया है। राहुल गांधी भी अब बीजेपी के हमलों से विचलित हुए बिना उनके हर प्रहार का माकूल जवाब दे रहे हैं। चीन का मुद्दा हो या भारत को बदनाम करने का मुद्दा हो, राहुल जो जवाब दे रहे हैं, बीजेपी उसके आगे कुछ नहीं बोल पा रही है। कल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को राहुल गांधी ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उससे पहले हालांकि एक इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, काफ़ी पुराना 1947 से ये एसोसिएशन है वहाँ ब्रिटेन में, उस एसोसिएशन के बीच भी बैठ करके उन्होंने बातें की, उनके सवाल जवाब, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी और खासकर चीन के मामले में, हिंदुस्तान के बारे में, चीन और इंडिया के रिश्तों के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। जरा सुनिए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित करते हुए वहां लगभग 1000 लोग इकट्ठा थे। वेस्ट लंदन में एकमात्र ये हॉल है जहां ये कार्यक्रम हो रहा था। बड़ा हॉल तो कई हैं, लेकिन ये बड़ा हॉल जहां लगभग 1000 लोग इकट्ठा हो सकते हों, और उस हॉल में राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। खचाखच भरे हुए हॉल में बच्चे भी थे, बड़े भी थे, नौजवान भी थे, सब थे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है उसकी एक बानगी सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है
If someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Achha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger, then we don't fight them out. We would be still ruled by the British. Right? So at the heart of their idea is cowardice. And that's the lesson for everybody, and including the people in India. As you said, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं इनसे, nothing to be scared of. And in fact, the way I look at it, the more they attack me, the better that is for me. Because the more I understand, the more I learn. Right? So this is a fight between courage and cowardice. It's a fight between respect and disrespect. It's a fight between love and hatred. जो मैंने कहा था भारत छोड़ो यात्रा में, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं. जी हाँ, तो लंदन में भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, ये नारा बुलंद कर रहे हैं राहुल गांधी। और क्या कुछ सीखने को मिलता है ये भी बता रहे हैं कि जितना आक्रमण करेंगे आप उतना ही सीखने को भी मुझे मिल रहा है। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी को विवादों की आंधी जैसे जुमले से, जी हाँ, राहुल गांधी विवादों की आंधी, ऐसे जुमलों से भी नवाजा जा रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अनुराग ठाकुर, आपने सुना होगा नाम। अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, आईएनबी मिनिस्टर हैं, और उन्होंने फिर से राहुल गांधी को घेरने के लिए कहा है कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को राहुल गांधी बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। तो राहुल गांधी की कमियां जो हैं वो बीजेपी गिना रही है, और बीजेपी के नेता इसे देश का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी के ये हमले आगे भी जारी रहने वाले हैं, ये तय है। और ये भी तय है कि कांग्रेस भी अब चुप नहीं बैठ रही है। आज ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कैसे जिस मेघालय की संगमा सरकार पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन लगातार गए। वहां उन्होंने रोड शो भी किया, और उसके बाद 60 सीटों पर लड़ते हैं बीजेपी और 2 सीटें जीत कर आती है। 58 सीटों पर सूपड़ा साफ हो जाता है, जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन फिर भी गुणगान कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। चलिए, लेकिन वहाँ जब लड़ाई हो रही थी, चुनावी लड़ाई जब चल रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो कहते थे कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार बनेगी तो उन सबको एक एक करके हम जेल पहुँचाएंगे, ठिकाने लगाएंगे। अब उसी भ्रष्टाचारियों के बीच सरकार का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी बीजेपी हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे ने जो 40 लाख रुपए की रिश्वत ली है, उसका मुद्दा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है, और साथ ही मेघालय का जिक्र भी किया है। वहां भ्रष्टाचार की बात भी उन्होंने उठाई है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेर जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जरा सुन लीजिए। मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है, वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको। ये कॉनराड सांगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे, ये कि सबसे भ्रष्ट, नंबर 1 भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है, और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा चल रहा है। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में। यह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था।
तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैयां, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। यह असली चाल, चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभइये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और यह कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या। और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस्त खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं। ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हों राहत के लिए, और उस समय हमें यह सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी। तो कांग्रेस जो है वो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के नाम पर, आप याद कीजिए 2011 से 2014 का वो वक्त जब कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, और अब कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। और सबसे मजेदार तथ्य यहाँ ये है दोस्तों कि एक तरफ आम आदमी पार्टी, जो उसके बाद जिसका जन्म हुआ, उसके भी प्रमुख नेता अब आज ही तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस बता रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई जो है उसकी राजनीतिक सुविधा से तय होती है। जहां सत्ता में खुद बीजेपी है वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखता, और जहां विपक्ष की सत्ता है वहां ईडी और सीबीआई पहुंच जाते हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, और उधर आज बिहार में फिर से लालू यादव के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल तो बीजेपी पर हमलावर है ही, प्रियंका गांधी ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। देश में सियासी माहौल अब गर्म हो चुका है, और बीजेपी भले कितना ही विपक्ष को दबाने की कोशिश करे, विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश करे, लेकिन विपक्षी दल अब और मुखरता के साथ बीजेपी की हरकतों की पोल खोलने में लग गए हैं। खासकर राहुल गांधी तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि देश में मीडिया, जांच एजेंसियां और तमाम संस्थाएं भी अब निष्पक्षता नहीं दिखा रही, और विपक्ष को सत्ता के साथ साथ इन सब का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के पहले देश में बदलता ये सियासी माहौल क्या कुछ संकेत दे रहा है, दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने लंदन, कैम्ब्रिज, इन सब जगहों पर जाकर, यानी यूनाइटेड किंगडम जाकर क्या बाजी पलट दी है। वहां से जो कुछ राहुल गांधी की गतिविधियां हैं, उनके भाषण हैं, उनके लेक्चर हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार राहुल सुर्खियों में छाए हुए हैं। लगभग 5 महीने राहुल पदयात्रा के दौरान सुर्खियों में थे, और उसके बाद संसद होती है, वहां अपने भाषण से सुर्खियों में रहते हैं। उसके बाद रायपुर के अधिवेशन, महाधिवेशन में उनका भाषण जबरदस्त होता है, उसमें सुर्खियों में होते हैं। और फिर 1 सप्ताह के लिए जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वहां से भी जो बातें कह रहे हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या बाजी पलटती हुई दिख रही है? क्या